हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविन शर्मा। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स बिन। तो आज जो है हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार जो हमने कंपनी रूल तक सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे वो पढ़ पढ़ लिए थे। उसके आगे जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। जो क्राउन रूल के अंदर जितने इम्पोर्टेंट एक्ट्स है वो आज देख लेंगे, और हमारा जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो आज होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो हमने एक ओवरव्यू लिया था स्टार्टिंग में कि ब्रिटिशर्स जो है ट्रेड करने इंडिया में आए थे एज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उनको 1765 में शाह आलम ने दीवानी राइट्स ग्रांट किए थे। उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट होती है, जिसे स्पाई म्यूटिनी भी बोलते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में एस्टेब्लिश होती है। और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इनेक्ट होता है तो वो 26 जैन 1950। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में जो देखा था हमने कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनकी डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था उन्हें। एंड वेरेन हेस्टिंग जो थे वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी थी, जिनमें 4 मेंबर्स थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रोविजन था वो भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में था। उसके बाद हमने देखा था कि इस एक्ट को एक बार एमेंड किया गया था 1781 में, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। उसमें जो है दो सेंटर्स ऑफ पावर बने थे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके अंडर जो है कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल फंक्शन थे उनके अंडर, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर पॉलिटिकल फंक्शंस थे। इस सिस्टम को जो दो ये सेंटर्स ऑफ पावर थी इनको हम सिस्टम डबल गवर्नमेंट भी कहते थे। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो थी उनकी पावर्स ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देन एक मैंने पिछली बार ये वाला इंक्लूड नहीं किया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये वाला पिछली वाले में मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो इस वाले में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो 1793 वाला चार्टर एक्ट जो था उसमें पावर जो बढ़ा दी गई थी किसकी, गवर्नर जनरल की। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे और उनके जो स्टाफ थे उनको जो उनकी पे देनी थी वो सारी की सारी जो है इंडियन रेवेन्यू से स्टार्ट कर दी थी। एंड जो ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की वो 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी, यानी कि 1793 से लेकर 1813 तक। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होता है, और उसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है कि जो ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की थी उसको एंड कर दिया जाता है। अब उनकी सिर्फ ट्रेड मोनोपोली सिर्फ टी के साथ ट्रेड करने में और चाइना में के साथ जो ट्रेड करने में था वहीं पे थी, और उसके बगैर बाकी जगह उनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। देन लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको अथॉरिटी दी गई कि वो टैक्स जो इम्पोज कर सकते हैं जो सिटीजन्स थे उन पे। एंड उसके बाद जो है कि जो इसी एक्ट के अंडर जो एक प्रोविजन था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए या वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अलाउ किया गया। देन उसके बाद जो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ा था, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और इनकी पावर को फिर से और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। एंड जो है सिविल सर्विसेज में जो है कंपटीशन का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस भी इस एक्ट में एक प्रोविज़न डाला गया था, बट ये बाद में नेगेट किया गया था क्योंकि जो कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो थे तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ा था। इसमें जो मेन जो प्रोविज़न जो था वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट इसमें हुई थी। और स्टार्ट में जो थे 6 जो न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो बने थे उनमें से जो 4 मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से बने थे। तो और इसमें ओपन कंपटीशन का प्रोविज़न डाला था और उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये
अभी तक जितना भी हमने रिवाइज किया वो सारा का सारा पढ़ लिया था, तो उससे आगे जो है हम अब स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल के अंडर जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स आए थे वो आज पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट को ब्रिटिशर जो हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते थे। अब उन्होंने तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा था अपने कन्वीनियंस के लिए, बट इन रियलिटी इंडिया की जो प्रिवेलिंग जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो चेंज नहीं हुआ था। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये था, सबसे पहला तो मेन जो प्रोविजन था वो कि कंपनी रूल जो है वो क्राउन रूल में चेंज हो गया था। तो कंपनी रूल जो है वहाँ एंड हो गया था इस एक्ट के आने के बाद, और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। और जो गवर्नर जनरल जो थे ऑफ इंडिया, उनकी डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे। और इस एक्ट में सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो स्टार्ट हुआ था उसको यहाँ पे एंड कर दिया गया। एंड एक नया ऑफिस बनाया गया जिनका जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOS। और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई जिनका रोल सिर्फ एडवाइजरी था। इसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए थे 1861, 1892 और 1909। ये तीन इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट्स आए थे, जिनमें सबसे पहला वाला जो है 1861 वाला है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेन मेन प्रोविजंस थे। तो सबसे पहले जो था कि इस एक्ट में जो है जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे वो अब कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और के जो वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और उन्होंने तीन जो मेंबर जो नॉमिनेट किए थे वो थे, पहले जो थे वो राजा ऑफ बनारस थे, सेकंड जो थे महाराजा ऑफ पटियाला थे, और तीसरे जो थे वो सर दिनकर राव थे। तो ये चीज़ आप रिमेंबर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके बाद जो है इस एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसीजर वो इनिशिएट हुआ था। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, तब से जितने जो एक्ट आए थे वो सारे के सारे जो थे वो सेंट्रलाइज करने के लिए प्रोविजंस उसमें डाले गए थे। जैसे कि गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम जो एक्ट्स थे उनमें प्रोविजंस थे। बट इस एक्ट से जो है डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था। जैसे कि अब कैसे हुआ था, जैसे कि प्रोविंसेस में जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, जिसमें बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में इधर जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए प्रोविज़न डाला गया था। और इस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो भी इनिशिएट हुआ था, जिसमें जैसे कि आज जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई लॉ मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है। वैसे ही तब जो था, जो लॉर्ड कैनिंग के अंडर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उसमें जो उनके जो मेंबर्स थे उनको एज ए कैबिनेट बना दिया गया था, और उनको जो है पोर्टफोलियो जो है अलग अलग मेंबर्स को दिए गए थे। तो इससे जो है हमारा एक ओरिजिन स्टार्ट होता है किसका, जो पोर्टफोलियो का सिस्टम जो था वो किससे स्टार्ट हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। एंड उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो था वो क्या था कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो थी, कि ऑर्डिनेंस जो है इमरजेंसी के टाइम पे इशू कर सकते हैं कौन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वो किस में इंक्लूड था, वो इस एक्ट में इंक्लूड था। और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ थी वो 6 मंथ थी। मतलब इमरजेंसी के बाद ख़त्म होने के बाद वो 6 मंथ की वैलिडिटी थी। उसके बाद वो अपने आप जो है ऑर्डिनेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, जिसमें जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स जो थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे, उनमें नंबर उनका बढ़ा दिया गया था। बट उनका फिर भी उतना नंबर नहीं था कि जो इंडियंस जो थे उनकी मेजोरिटी हो सके। फिर भी जो नॉन इंडियंस थे उनकी अभी भी मेजोरिटी थी। उसके बाद जो है इसमें एक थोड़ी सी राइट्स दिए गए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो थोड़े से अब जो है बजट जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहले ये वाला डिस्कशन भी नहीं कर सकते थे जो पुराने वाले एक्ट्स थे, पर इसमें जो है डिस्कशन की एक लाइबिलिटी जो दी दी गई थी, और उसमें जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से। देन उसके बाद जो है नॉमिनेशन जो है वो
कुछ रिकमेंडेशंस पे होना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि जो प्रोविंसेस में थे या यूनिवर्सिटी जो थे, जमींदार थे, चैम्बर्स जो थे, गवर्नर जो थे, ये जब सब जो है ये नॉमिनेट कर सकते थे कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप के लिए। बट उसके बाद जो देखा गया था कि इसमें थोड़ा सा इलेक्शंस का भी प्रोविजन आ गया था कि जो लिमिटेड और इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस जो थे वो स्टार्ट हो गए थे इस वाले एक्ट में। पर वो वाला अभी भी लिमिटेड ही था, क्योंकि उसमें बड़ी पार्शियलिटी होती थी। कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि इलेक्शन कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, और लिमिट करके रखा गया था। बट अब एक चीज़ हमने देखी थी कि जो हमारा जैसे कि बजट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके हैं प्रोविजन है बजट का, पर बजट वर्ड एज ए वर्ड वो कहीं मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही वहाँ पे जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है उसको। वैसे ही जो इलेक्शन जो था वो उसका प्रोविजन तो जो तो था, पर उस पर एज ए वर्ड जो इलेक्शन जो एज ए वर्ड जो था वो यूज़ नहीं किया गया था इस वाले एक्ट में। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, वो आप नोट करके रख लेना। तो हम आगे चलते हैं अब। देन उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया था, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि तब जो मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी स्टेट थे, और मिंटो जो थे वो हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इसमें जो है इस वाले एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए थे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो था वो था जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी मुस्लिम्स की, वो इसमें दी गई थी, और सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसका क्या मीनिंग क्या है, जैसे कि जो मुस्लिम जो थे वो जहाँ से इलेक्शन जो कंटेस्ट करते थे उनको जो वोट दे सकते थे वो सिर्फ मुस्लिम्स दे सकते थे, मतलब वहाँ पे जो हेजीमोनी जो थी मुस्लिम्स की हो जाती। तो ये वाला एक प्रोविजन डाला गया था इसमें। तो इसमें जो बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो थे वो थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स जो थे उनकी मेंबरशिप बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। एंड मगर अभी भी जो थी कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो किसकी थी, वो नॉन इंडियंस की थी। और इसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा जो राइट्स और दिए गए जो मेंबर्स को दिए गए, जैसे कि पिछले वाले में देखा गया कि उनको बजट डिस्कस करने का राइट दिया गया था, बट इसमें जो है कि अब रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं बजट पे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी जो प्रोविजन जो दिया गया था वो इसमें ऐड किया गया। तो उसके बाद जो है कि इंडियंस की एसोसिएशन कर दी गई किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जैसे कि जो ये वाला ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन बने जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, और कैसे कौन से मेंबर बने थे, लॉ मेंबर बने थे। तो ये वाला एक आप याद रखना। और जैसे कि मैंने बोला कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन डाला गया था इसमें, और मिंटो जो थे तब के वाइसराय ऑफ इंडिया थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हु इज नाउन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, वो कौन है, लॉर्ड मिंटो। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया था वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको और क्या बोला जाता है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि तब के जो जैसे पीछे मैंने बताया था वैसा ही इसका भी है। जो मोंटेगो जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तभी इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट में जो मेन जो प्रोविजंस थे, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो था कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनकी डिमार्केशन हुई थी। अब जैसे कि आज हमारी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है, वैसे ही तब सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट रखी थी, और इसकी जो है डिमार्केशन की थी कि कुछ जो सब्जेक्ट जो हैं वो सिर्फ सेंटर उन पर लॉ बना सकते हैं, और कुछ जो है प्रोविंसेस को दिए गए थे। बट जो सेंट्रल लिस्ट जो थी, सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे वो तो एक ही रखे थे, बट प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनकी फर्दर इनको डिवाइड किया गया था दो में। एक रखा था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स, और एक रखा था रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, जो रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो सिर्फ गवर्नर के पास रहता था, और उनको किसी से परमिशन या किसी की एड की जरूरत नहीं थी। बट जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो थे वो जो है उनको जो है जो भी इस पे डिसीजन लेना था वो जो मिनिस्टर्स जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उनकी एड के बाद ही लेना था इस पे। और यही जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था,
इसी को जो है हम सिस्टम ऑफ डबल रूल बोलते हैं या डायरकी बोलते हैं। तो डायरकी ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि जो डायरकी जो है वो किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो किस में हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। देन उसके बाद जो है कुछ और में प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए थे, जैसे कि दो हाउसेस बनाई गई थी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे कि आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही तब अपर हाउस और लोअर हाउस का प्रोविजन किस में ऐड किया गया था? इस वाले एक्ट में ऐड किया गया था। और जो 6 मेंबर जो थे वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनमें से जो 3 मेंबर जो थे वो इंडियन रखे गए। और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो थी उसको एक्सटेंड किया गया किनके? 6 में, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन में। इससे पहले जो 1909 वाला जो एक्ट देखा हमने, उसमें जो है किनको दिया गया था? सिर्फ मुस्लिम्स को। बट इसमें जो है उसको एक्सटेंड करके अब 6 को भी दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दिया और यूरोपियंस को भी दिया गया। तो मतलब अब 5 जो अलग अलग कम्युनिटीज थी, इनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्रांट किया गया। अब इसके बाद जो है इस एक्ट में एक और प्रोविजन था कि जो और एक नया ऑफिस जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई, जो थी हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये लंदन में की गई। और कुछ जो पावर्स जो थे, कुछ जो फंक्शंस जो थे, जो परफॉर्म सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया परफॉर्म करते थे, वो जो है इनको ट्रांसफ़र किया गया। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इंक्लूड किया गया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात इसमें कही गई थी। और इसी की बेसिस पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है 1926 में। देन उसके बाद देन उसके बाद देन उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम जो है प्रोविंशियल बजट जो है उसको अलग कर दिया गया सेंट्रल बजट से। पहले जो है जब भी बजट आता था वो सेंट्रल और प्रोविंसेस का एक साथ बजट आता था, बट इसके बाद जो है प्रोविंसेस को अलाउ किया गया कि वो अपना बजट जो है खुद बना सकते हैं। इसमें देन एक कमीशन बनाने की बात की गई थी, जो अपनी रिपोर्ट जो है वो इस एक्ट के 10 ईयर्स के बाद यानी कि 1929 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। बट उससे पहले ही 1927 में ही उसने रिपोर्ट सबमिट की थी। और उस कमीशन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत फेमस कमीशन है जिसका नाम है साइमन कमीशन। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के बेस पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राइव हुआ है। और मेजॉरिटी जो प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स दोनों ज्वाइन करके एक फेडरेशन बनाएंगे। बट ये वाली फेडरेशन कभी बनी नहीं, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। देन जो पावर्स थी, जो लिस्ट थी, उनको सब्जेक्ट जो थे उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था इसमें। एक सेंट्रल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। और जो रेजिटरी पावर जो होगी, जो इन तीनों लिस्ट में जो फॉल नहीं करती होंगी, वो सारी की सारी जो है वाइसराय ऑफ इंडिया को दी जाएंगी। हमने पीछे वाले एक्ट में देखा था जो डायरकी जो है वो प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश की गई थी। बट इस एक्ट में जो है डायरकी को अबॉलिश किया गया प्रोविंसेस में, और सेंटर में डायरकी को ऐड करने की बात की गई थी। बट ये वाला कभी प्रोविजन ऑपरेशन में आया नहीं। देन एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ हुई थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे, जो पहले मुस्लिम्स को मिला था, देन 6 एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड अदर्स को जो मिला था, उसके बाद जो है इनको और एक्सटेंड करके उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको हम एससीज बोलते हैं, उनको, वुमेन एंड वर्कर्स, इन तीन को और उसमें ऐड किया गया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसका जो दायरा जो बढ़ा दिया गया था। देन इसके बाद जो था कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि जो एक काउंसिल जो होती थी, जो हमने पीछे पढ़ा था, उनको जो एडवाइस करने के लिए काउंसिल बनी थी, उसको जो है इसमें अबॉलिश कर दिया गया। और इनको जो है वो अब एडवाइज़र्स, एक टीम ऑफ एडवाइज़र्स जो है वो इनको दी गई। देन एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो है आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था कि जो पहले हमने देखा था कि जो सेंट्रल पीएससी
की ये एस्टेब्लिशमेंट पीछे वाले एक्ट में हुई थी, बट जो फेडरल एंड प्रोविंशियल जो दो अलग अलग पीएससीज का जो बाइफरकेशन थी और जो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट थी, वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। जैसे कि फेडरल जो थी वो सेंट्रल लेवल पे थी और प्रोविंशियल जो है वो प्रोविंसेस लेवल पे थी। जैसे कि आज हमारा यूपीएससी है और स्टेट पीएससी हैं, जैसे जेके पीएससी भी एक स्टेट पीएससी है, वैसे अलग अलग जो पीएससी होते हैं सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी एंड स्टेट्स के लेवल के होते हैं। वैसे था फेडरल पीएससी था सेंटर के लिए और प्रोविंशियल पीएससी था स्टेट्स प्रोविंसेस के लिए, तब प्रोविंसेस बोला जाता था। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भी एस्टेब्लिशमेंट की बात इसमें कही गई थी। देन उसके बाद जो लास्ट हमारा एक एक्ट जो है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसी एक्ट के थ्रू हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट कोई उतने बड़े प्रोविजंस नहीं है, बट जो मेन मेन जो प्रोविजन जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो उनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है इसमें। तो एक तो है था कि जो वाइसराय का जो ऑफिस था वो अबॉलिश कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था वो भी अबॉलिश कर दिया गया था। देन जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको फ्रीडम दी गई, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको सिर्फ नॉमिनल हेड बनाया गया, क्योंकि उनको जो है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है माननी पड़ेगी इस वाले एक्ट के अनुसार। देन मैंने एक ये स्लाइड ऐड की है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में, और जो हमारी कैबिनेट जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी फ्री इंडिया की, उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ और इनमें से पोर्टफोलियोज कौन से मिनिस्टर को कौन से पोर्टफोलियो मिला था। तो इसमें से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। जो इनमें मेन मेन जो हैं, जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू है उनका वाला देख लेना, क्योंकि उनको जो स्टार्टिंग वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे कब जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, और उनके पास कौन कौन सी पोर्टफोलियो थी, एक एक्सटर्नल अफेयर्स था और कॉमन रिलेशंस था। वो फ्री इंडिया में भी वही रहा, बट उनमें एक और ऐड हो गया साइंटिफिक रिसर्च का। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, और उसमें फ्री इंडिया में जो है उनको एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो कौन सा स्टेट्स का हो गया। वैसे आप सारा ये देख लेना, इनको गो थ्रू कर लेना, और इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एक आप एक इम्पॉर्टेंट याद रखना कि जो बी आर अम्बेडकर जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे फ्री इंडिया में, और जो हमारे जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब के जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे जोगिंदर नाथ मंडल जी। ये मैंने कुछ पिक्चर्स भी इंक्लूड किए आपके पीपीटी में, और आप पिक्चर्स से जो है थोड़ा ज़्यादा विजुलाइज करने में, ज़्यादा रिटेन करने में ज़्यादा इजी हो जाता है, तो तभी मैंने ये इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देन जॉन मिथाई, देन सरदार बलदेव सिंह, देन हमारे जो हैं जगजीवन राम, देन इसके बाद जो है बाकी सारे भी आप देख लेना, बी आर अम्बेडकर, या तो आपको पता है, बाकी आप खुद आप गो थ्रू कर लेना इसमें। तो जो आपका हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है, और जो नेक्स्ट जो सेशन आएगा आपका वो एमसीक्यू सेशन होगा। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में, वो हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।